हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर जो था कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को, उसमें हमने कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे कि सूंघने की शक्ति के बारे में, जानवरों में कौन से जानवर में कितनी अधिक सूंघने की शक्ति होती है, कैसे वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और उसके बाद हमने आँख के बारे में पढ़ा था कि कौन से जानवरों के आँख कहाँ पर होते हैं। पक्षियों के आँख सिर पर होते हैं, सिर के दोनों बगल होते हैं, और किसी के आँख बड़े होते हैं तो सिर छोटा होता है। और मनुष्य में जो आँख होता है वो कैसे होता है और कहाँ पर होता है, और कौन से पक्षी कौन कौन से कलर को देख पाते हैं, कौन से जानवर कौन से कलर को देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को देख पाते हैं, और जो मनुष्य होता है वो सारे कलर्स को देख पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कान के बारे में। तो कितने तेज हैं कान, कितने तेज हैं कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके कान हमारे तरह निकले हुए नहीं होते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और वहीं से वे सुनते हैं, जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। और ये कान उनके पंखों से ढके रहते हैं। लिखो, क्या लिखना है भाई? 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। जिनके कान दिखते हैं उनके नाम लिखो। तो सबसे पहले तो आपको हाथी के कान दिखते हैं, फिर कुत्ते के कान दिखते हैं, फिर गाय के, भैंस के, बकरी के, और रैबिट के, और बताओ भाई, और किसके कान दिखते हैं? रैबिट का हो गया, और ऐसे ही 10 जानवरों के नाम आप लिख लोगे। जैसे शेर हो गया, हिरन हो गया, और खरगोश तो हो ही गया है, गिलहरी हो गई, और एक और हाथी हो ही गया है, बिल्ली। तो ऐसे करके 10 जानवरों के नाम हो गए। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारी आँखों से बाहरी कानों से हमारी कानों से बड़े होते हैं। अच्छा बताओ, कुछ जानवरों के ऐसे नाम लिखो जो हमारे कानों से उनके कान बड़े होते हैं। जैसे हाथी हो गया, गाय भैंस हो गए हैं, और कुत्तों के भी बड़े होते हैं, बकरी के भी कान बड़े होते हैं। ऐसे ही आप ऑब्ज़र्व करो कि आपके आसपास कौन कौन से जानवर हैं, उनके कान कितने बड़े हैं। सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? अच्छा बताओ कि जिनके कान बहुत बड़े होते होंगे वो उन्हें ज़्यादा सुनाई देता होगा, जिनके कान छोटे होते होंगे उन्हें कम सुनाई देता होगा। ऐसा होता होगा? इस बारे में आप सोचो, करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। कोई बच्चा दूर खड़ा हो जाए और धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उन्हें ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रख कर सुने। फिर किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो। तो कान के पीछे हाथ लगा लो और तब सुनो, तब पता करो कि किस बार में आवाज़ आपको ज़्यादा साफ सुनाई दी। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है या नहीं। अपने कानों पर हाथ रखो, मतलब कि कानों को ढक लो और फिर बोलो। तो क्या आपको ऑब्ज़र्व होता है कि आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है? अपनी मतलब ऐसा फील होता है? एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ एक बार, फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में अंतर होता है? हाँ, होता तो है। ऐसा आप ऑब्ज़र्व करके देखो। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उनकी बाहरी कान नहीं होती है, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। तो जैसे ही डेस्क पर इस बच्चे ने अपना कान रखा और उसे उसकी कंपन भी सुनाई दी, और कंपन सुनाई दी, और ऐसे जब वो उसने डेस्क से हट कर फिर डेस्क को बजाया तो उसे वो वैसे फील नहीं हुआ जैसे कि डेस्क पर अपना कान रखते हुए फील हुआ था। तो उसमें कंपन इसको ज़्यादा देर तेज़ सुनाई दी होगी और उस तरह थोड़ा कम तेज़ सुनाई दी होगी। तो ऐसे ही जो सांप होता है वो ज़मीन पर रेंगता है और रेंगते हुए उसको वो उस कंपन को ऑब्ज़र्व करता है। ऐसे तो सांप के बाहरी कान तो दिखाई नहीं देते हैं आपको। तो आवाज़ें अलग अलग, अब कोई अलग अलग आवाज़ें हैं कुछ। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत। जैसे शेर चीता को देखकर
एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर, यानी कि शेर और चीता जो है वो इस लंगूर के लिए मुसीबत है और उसे देखकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं, यानी कि जैसे मनुष्य होते हैं तो उनका लैंग्वेज होता है, वो हिंदी में बोलते हैं, कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं सबकी। तो उसमें वो बुलाते हैं, एक आवाज़ देते हैं, तो उनका और उस हिसाब से वे इंसान उस चीज़ को समझ जाते हैं। ऐसे जो जानवर होते हैं वे भी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं और अपने साथियों को संदेश देते हैं कि देखो शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, तुम अपने अपने जगह पर छिप जाओ। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, मतलब अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़। वाह, कितना अच्छा है ना कि ज़मीन से जो चल के आ रहे हैं उनके लिए अलग कोड है इनका, और जो आसमान में उड़ कर आ रहे हैं उनके लिए अलग कोडिंग है। पक्षियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ खतरे की जो चेतावनी है वो एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे अगर आपके यहाँ पेट होगा, कोई कुत्ता होगा, तो जब भूकंप आने वाला होता होगा तो उसको पहले फ़ील हो जाता होगा, वो भौंकना शुरू कर देता होगा। ऐसे जो जंगलों में जानवर रहते हैं उन्हें भी बहुत पहले ही फ़ील हो जाता है कि ऐसा कुछ अनहोनी होने वाला है और लोग फिर सतर्क हो जाते हैं। कुछ जानवर तूफान, ये तो हो गया। अब देखो 2004 में कोई घटना हुई थी, ये देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। जो आदिवासी थे वे समझ गए वहाँ पर सुनामी आने वाली थी उसके पहले ही, जानवरों की अजीब हरकतों के कारण उन्हें वह इलाका खाली कर दिया उन्होंने, और इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। बताओ जानवर कितने ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, इसलिए जानवरों को कभी मारना नहीं चाहिए। अगर वे ऐसा संकेत नहीं देते तो इतने सारे लोग मारे जाते। अब डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे की बातें से बात करती है। जैसे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जो जानवर होते हैं उनकी भी अपनी पूरी भाषा होती है। लिखो, क्या लिखना है भाई? क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? अगर आप जिस तरह के जानवर के साथ आप रेगुलर रह रहे हो तो उनकी आवाज़ को या फिर मतलब संकेत को आप समझ जाते हो कि उन्हें अब भूख लगी है, वे इरिटेट हो रहे हैं, वे अंदर आना चाहते हैं, ये या वे घूमना चाहते हैं या उन्हें पॉटी करना है। तो आप उनके वे जो अपनी आवाज़ से या फिर किसी एक्टिविटी से आपको ये संकेत दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाते हो उनके साथ रह कर। और अगर आप बोलते हो किसी को या फिर किसी पेट का आपने जो नाम रखा है आप नाम रख कर बुलाते हो वो तुरंत आ जाता है आपके पास। तो अगर आप पेट्स के साथ रहते हैं तो आप ये चीज़ को फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। अब एक एक्टिविटी है, जिस तरह पक्षी हर अलग बात की के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स या कोट्स बना लेते हो। जैसे क्लास में टीचर आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे कोई चेतावनी भरा संदेश या कोई सिंबल या कोई कोड बता देते हो कि अब इस कोड से उन्हें पता चलता है कि टीचर आने वाले हैं। कितना सोए? अब बहुत से जानवर हैं जैसे कि वो सोते हैं, कितना सोते हैं एक दिन में, उनके बारे में है। जैसे बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि
कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकली कहीं गुम हो जाती है। सोचो वे ऐसा क्यों करती होगी। संकेत, अब शिक्षक संकेत है। सर्दियों के दिनों में छिपकली कहाँ गुम हो जाती है? क्या वो सो जाती है? अब यहाँ पे शिक्षक संकेत दिया है। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करने। अब जानवरों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स बन चुके हैं जो जानवरों के बारे में ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे डिस्कवरी है, उस पे जानवर्स के बारे में या फिर जंगल के बारे में या फिर बहुत ऐसे मतलब नेचर के बारे में ज़्यादा दिखाया जाता है। तो जानवरों के बारे में भी उसमें बहुत अधिक दिखाया जाता है और स्पेशल एनिमल्स के लिए भी बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। तो बच्चों से आप बोलिए कि वो उन चीज़ों को देखें, या फिर अगर पेपर में न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में या फिर टीवी में ऐसा दिखाया जाता है तो उसको भी वे देखें। अब इसमें क्या दिया गया है, एक तरह से संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है कि मतलब सेंसेस के बारे में बात की गई, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में ही बताया था कि सेंस ऑर्गन्स के बारे में जनरली इस चैप्टर में बात की गई है कि वे या फिर संवेदनशील ज्ञानेंद्रियाँ, इनके बारे में बात की गई है। अब देखो ये सोने की बात की गई है तो स्लॉथ है। अब बहुत से लोग हैं आपके फ्रेंड्स होंगे या एक दूसरे को कमेंट करते हैं स्लॉथ की तरह सोता है। तो जो लोग ज़्यादा आलसी होते हैं उन्हें स्लॉथ लोग बोलते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं, ये है स्लॉथ। ये कैसा दिखता है? भालू की तरह दिखता है। और ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब ये एक पेड़ के सभी पत्तों को खा लेते हैं तभी वे दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब ये मतलब पूरे 24 घंटे में, देखो ये यहाँ पर ये वॉच की तरह बना है, पूरे 24 घंटे में 18 घंटे ये क्या करता है? स्लॉथ सोता है। और उसमें से बाकी कितना घंटा बचा? तो 1 2 3 घंटे ये बचे हैं। अब 3 मत मानो इसको, 4 और इधर 2, 6 घंटे। तो ये 2 घंटे का है। तो 6 घंटे छोड़कर बाकी 18 घंटे जो ये है सोता है और 6 घंटे ये जागता है। अब ये है, अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। और बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी? तो छिपकली के लिए ये घड़ी है जिसमें ये इसको जागते हुए दिखाया गया है पूरे 24 घंटा। तो चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के इस समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। अब बताओ आप, ये गाय है तो ये कितने घंटे सोती है? 2 4 घंटे ये सोती है। ऐसे ही ये अजगर है, इसका आप देख लो, जिराफ है और ये बिल्ली है। इन सब का आप इस घड़ी के माध्यम से आप देख सकते हो। तो इस घड़ी में कितने खाने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर। और कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ये 12 घंटे का बना हुआ है। तो ये समझ जाओ, एक जो खाना है आपका वो 2 घंटे का है। तो ये 6 है तो यानी कि ये 12। तो जो बिल्ली है वो 12 घंटे सोती है और जो जिराफ है वो 2 घंटे सोता है और जो अजगर है वो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 9, 18 घंटे सोता है अजगर। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। अब आपके मन में जो भी प्रश्न रेज़ हो अपने आसपास के जानवरों को देखकर, जैसे गाय है वो क्यों पूँछ उठाती है, या फिर बिल्ली है उसके पूँछ कब खड़े होते हैं, बिल्ली क्यों हमारे घर में आती है, क्या वो चूहों को क्यों खाती है, या फिर बिल्ली को अगर हम भगाते हैं तो कोई ऐसा संकेत है जो हम बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा वर्ड है जो हम बोलते हैं जिसको सुनकर बिल्ली भाग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, और कौन से जानवर को देख के डरते हैं, और वो एक दूसरे को क्या संकेत देते हैं, जानवर कौन से हैं जो झुंड में चलते हैं। कुत्तों के बारे में देखो कि ऑब्ज़र्व करो कि वे कैसे बाहरी इलाके के कुत्ते को भगा देते हैं। ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आप ऑब्ज़र्व करो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या करते हैं ये जानवर। इन प्रश्न को आप उठा सकते हो और उनको मतलब लिख सकते हो, और इस पे अपने टीचर से चर्चा कर सकते हो। शिक्षक संकेत। अब शिक्षकों के लिए क्या है? जानवरों के सोने और जगने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी उपयोग कर पाएंगे। तो इससे बच्चे भिन्न का भी की समझ को भी पहचान पाएंगे, समझ सकते हैं कि तिहाई का मतलब क्या होता है, दोगुने का मतलब क्या होता है, चौथाई का मतलब क्या होता है, ये समझ सकते हैं। अब देखो ये शेर है, चित्ता है, इसे हम बाघ कहते हैं। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में, देखो ये रहा बाघ की जो मूछें हैं वे हवा में कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। अब जो बाघ है वो उनकी मूंछों में हवा में हुए कंपन को भी भांप लेता है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा देता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी है। यानी कि एक बाघ जो है वो अपना पूरा इलाका जो है वो अपने मूत्र से करके और वो चारों तरफ उसको घेर देता है, और जो दूसरा बाघ है वो अगर उस इलाके में नहीं आ पाएगा, वो उसकी गंध को पहचान लेगा कि ये दूसरे का इलाका है और अपनी गंध को भी पहचानता है कि ये मेरा इलाका है, तब उसकी मर्जी पे है कि वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। और देखो बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से के में अलग आवाज़, और बाघनी को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी घुर्राना। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अब ये देखो आप, बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो अलग अलग दिशाओं में उनके कान भी घूम जाते हैं और वे भाप लेते हैं कि किधर कौन सी झाड़ी में क्या हो रहा है। वहाँ पे कोई शिकारी तो नहीं है, तो इसलिए शिकारी बाघ से बच नहीं पाता है। अगर वो किसी झाड़ी में छुपना चाहे तो उसमें भी वो जाके उसे ढूंढ निकालता है कि उनकी पत्तियों के हिलने से भी वो बता देता है कि इसके अंदर कोई शिकारी है, मतलब कोई शिकार है जिसको वो पकड़ सकता है, खा सकता है। और उनकी आवाज़ के बारे में भी आपने पढ़ा कि गुस्से में कुछ और आवाज़ और अपनी बाघनी को बुलाना हो तो कुछ और आवाज़। अब लास्ट के ये 2 पेजेस बचे हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। तो बाघ इतना सतर्क जानवर है फिर भी वो खतरे में है, और टाइगर से जुड़ी हुई कितने सारे
प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और कितने सारे प्रोजेक्ट चलते हैं कि टाइगर को हमें सेव करना है, सेव टाइगर, ऐसा होता है। और सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। अब बताओ जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? हाँ, हम भी बनते हैं खतरा, क्योंकि कुछ लोग हैं वो अब बच्चे हो आप, इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे अच्छे से, लेकिन मैं बता देती हूँ कि लोग जैसे बिजनेस करते हैं, या फिर जो आजकल आपने देखा होगा हाथियों को लेकर कितना सारा तस्करी, उनके दांतों को का उनके दांतों का, या फिर कुछ जानवर हैं उनके चमड़ों का, ये सब इन सबों की तस्करी होती है, इनको बेचा जाता है विदेशों में। इससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऐसे बाघ हैं, बाघ के छालों को भी बेचा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं जिनको वो लोग उनका शिकार करके और यूज़ करते हैं, बेचते हैं, बहुत महंगे दामों में बिकती हैं। तो पैसे के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ से ही बचाने के लिए जागरूकता फैलाया जाता है और इनको सेव किया जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन जानवरों को बचा सकें, ताकि जो हमारा पृथ्वी का जो सिस्टम है वो सही से चल सके। क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे पेड़ पौधों को हमारी ज़रूरत है, हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत है, जानवरों को हमारी ज़रूरत है, हमें जानवरों की ज़रूरत है। वैसे हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए हम सबको सेव करके रखना होगा। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। और जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। तो ये क्या है, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कौन कौन सी जगह है? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है और यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब पता करो क्या है कि भारत के जानवरों को सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करो आप। और तो पता करो कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं और कौन कौन से जानवरों की सुरक्षा की जाती है, कौन कौन से जानवरों की हमारे देश में अभी या फिर इस दुनिया में कमी है, किसको हम सेव करना चाहते हैं, किसको हमें सेव करना चाहिए, कौन से जानवर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने और सूंघने, महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। अब शिक्षकों के लिए क्या है कि बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारणों में पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए और जंगलों में आग लगाना पर चर्चा करने से बच्चे बॉक्स में दी गई जानकारी को समझ सकेंगे। अब ये देखो, आओ बनाएं कागज़ का कुत्ता। तो ये एक्टिविटी है कुछ, इसको आप करवा सकते हो बच्चों को। इससे जानवरों के लिए अच्छे विचार उनके मन में आएंगे और सेव एनिमल्स जैसे थॉट्स उनके मन में आप डेवलप कर सकते हो पर्यावरण को बचाने के लिए। और जानवरों को वे सेव कर सकते हैं और आगे चल के इससे अच्छे विचार उनके मन में डेवलप होंगे। तो हमने ये चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।